बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास अदलिया के हवाले से कुछ ज़्यादा ही खबरें हैं। इमरान खान एक बड़े रिलीफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। जस्टिस उमर फारूक साहब की इमरान खान के हवाले से ऐसी शोहरत बन चुकी है कि इमरान खान को किसी भी तौर पर रिलीफ नहीं देना, अमूमी तौर पर यही समझा जा रहा है। और इमरान खान एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में ले जाने में कामयाब हो गए हैं। जस्टिस उमर फारूक साहब देखते ही रह गए। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान को नाअहलियत की सज़ा दी गई थी, 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया था। इमरान खान ये केस अपील की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट ले गए हैं। देखते हैं कि इमरान खान को इस केस में रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पे 2 सवाल, रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अगर यही केस उमर फारूक साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता तो फिर तो यकीनी तौर पर हर कोई यही कहता कि इमरान खान को रिलीफ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जस्टिस उमर फारूक साहब की अदालत के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं। कल अजीज़िया केस में उनकी तरफ से कहा गया कि ये फैसला मेरिट पर किया जाएगा, तो कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जाने लगा कि देखें मियां नवाज शरीफ साहब फंस गए हैं, गोल हसन औरंगज़ेब साहब उनके साथ इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो देखिए कि मेरिट पे फैसला होगा तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ अल अजीज़िया रेफरेंस में क्या होगा। जस्टिस उमर फारूक साहब ने कोई सोच कर ही मियां नवाज शरीफ साहब को कोई बहुत बड़ा रिलीफ देने के लिए ऐसा कुछ कहा है। अगली खबर की तरफ जाने से पहले लाहौर की थोड़ी सी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। लाहौर आजकल स्मोक की लपेट में है। कल भी स्मोक थी, आज भी स्मोक है। हम आपको दिखाते हैं कि कल से थोड़ा सा मामला बेहतर है। कल विजिबिलिटी ज़्यादा पुअर थी, आज कदरे बेहतर है। ये साथ साथ देखते भी जाइए। अब आ जाते हैं एक और मामले की तरफ, वो भी अदालती मामला है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस है। काजी फैसल साहब और काजी फैसल साहब के कुछ साथी जज इस हवाले से अपना माइंड सेट डिस्क्लोज कर चुके हैं। अली अकबर मुज़ाहिर नकवी साहब ये समझते हैं कि उनके खिलाफ ये जो केस बनाया गया है, एक तो ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ पूरी नहीं की गई, दूसरा उनके खिलाफ ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा है, झूठ है, बेबुनियाद है। इस हवाले से उन्होंने वही कुछ किया जो काजी फैसल साहब की तरफ से किया गया था। जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया था तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इसी तरह से अली अकबर मुज़ाहिर नकवी साहब की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अली अकबर मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपनी कोशिश जारी रखी। एक खत, दूसरा खत, तीसरा खत, बिल आखिर उनकी सुनी गई। उनका केस अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। अब यूँ समझ लिया जाए कि अली अकबर मुज़ाहिर नकवी साहब इनके हत्थे चढ़ने वाले नहीं हैं, इनके हाथ लगने वाले नहीं हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला मौजूद है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अली अकबर मुज़ाहिर नकवी साहब वही सारा कुछ करेंगे जो काजी फैसल साहब की तरफ से किया गया था, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा, जो कि काजी फैसल साहब ने खुद को बचाने के लिए किया था। अली अकबर मुज़ाहिर नकवी साहब के सामने चूँकि एक तजर्बा मौजूद है, वो इससे भी कुछ ज़्यादा करके अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं। बहरहाल हमारी इस मामले में ईमानदाराना, दयानतदाराना राय यही है कि अगर अली अकबर मुज़ाहिर नकवी साहब ने कुछ किया है तो उनको उसका खमियाजा भुगतना चाहिए। अगर कुछ नहीं किया तो फिर उनको बाइज्जत बरी हो जाना चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे पकड़ रहे हैं, उसको क्यों छोड़ा, उसको भी पकड़ें। ये कोई जवाब नहीं है। हर बंदा अपने किए का जिम्मेदार है। अगर अली अकबर मुज़ाहिर नकवी साहब की तरफ से कोई जुर्म किया गया है, कोई लग़ज़श की गई है, ज़ाब्ते की कोई खिलाफ वर्जी की गई है, या जो कुछ भी है उसी के मुताबिक उनके बारे में फ़ैसला आ जाना चाहिए। बहरहाल सरे दस वो इनके हत्थे चढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। उधर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उनको भी रिलीफ मिलने का एक इम्कान पैदा हो गया है। उनको 11 अक्टूबर 2018 को जज के उहदे से बरतरफ कर दिया गया था। इससे कबल उन्होंने 21 जुलाई 2018 को उन्होंने रावलपिंडी बार में जाकर बाकायदा एक तकरीर कर दी। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर नवाज शरीफ को सज़ा दिलाने के लिए कितना ज़्यादा दबाव है। इस हवाले से मामला आगे बढ़ा तो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से बरतरफ कर दिया गया था। अब उनकी अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। उनकी अपील की समाअत चंद दिन के बाद 14 दिसंबर को होगी। इसमें 5 रुकनी बेंच बनाया गया है, जिसकी सरबराही काजी फैसल साहब करेंगे। उनके साथ दीगर जज साहिबान में शामिल हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखैर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी। यकीनी तौर पर यह फैसला शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की हमायत में ही आएगा। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर उन पर
हर भी नहीं आना चाहिए। काजी फैसल साहब की तरफ से एक अजीम शान कारनामा सामने आया है, बिल्कुल हम उसको अजीम शान कारनामा कहेंगे। काजी फैसल साहब अब तक जो फैसले देते रहे हैं, जैसा उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल का फैसला दिया था, और भी उनकी तरफ से कई फैसले हैं जिन पर तनकीद की जा सकती है, जिन पर सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये तसब की बुनियाद पर फैसले दिए गए। लेकिन जिस मामले की आप बात कर रहे हैं वो 10-11 साल के बाद एक बार फिर उठाया गया है। ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सजाए मौत दी गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर था। उस मामले को पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उठाया गया था, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ सका था। बाबर अवान उन दिनों में वजीर कानून हुआ करते थे पीपल्स पार्टी के। उन्होंने वजारत छोड़कर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस रेफरेंस की पैरवी की थी, लेकिन ये रेफरेंस मंतकी के अंजाम तक नहीं पहुंच सका था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन बड़ी शोर थी, बड़ी दुआ सलाम थी, आपस में बड़ा कोऑर्डिनेशन था। लेकिन बाद में इख्तलाफात भी पैदा हो गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस उस दौर में भी बंद रहा। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, तब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये रेफरेंस ना खुल सका। काजी फैसल साहब की तरफ से ये रेफरेंस खोला जा रहा है, तो 12 दिसंबर को इसकी पहली समाअत होगी। इस बेंच में 9 जज साहिबान शामिल होंगे। काजी फैसल साहब इस बेंच की सरबराही करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ मौत उनकी रूह को इंसाफ मिल जाएगा। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस मामले में बरी कर दिया जाता है तो फिर बहुत बड़ा सवाल होगा, हमारी अदलिया पर उठेगा कि किस तरह से फैसले होते रहे। बहरहाल इस केस की अभी एक अरसे के बाद पहली समाअत शुरू होनी है। कितने दिन तक ये समाअत चलेगी? बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ मौत ही सही इंसाफ मिलता हुआ नजर आ। हो सकता है कि ये बेंच ये भी कह दे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बिल्कुल दुरुस्त सजाए मौत दी गई थी, लेकिन दुनिया के सामने ये भी है कि जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की तरफ से बाकायदा एतराफ़ किया गया था कि हम पर दबाव था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के हवाले से। तो नसीम हसन शाह साहब की तरफ से एक मौके पर डॉक्टर अब्दुल क़ादिर खान से कहा गया कि मैं बेनज़ीर भुट्टो से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कई रातों से नींद नहीं आ रही। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उन दिनों वज़ीर आज़म थी। डॉक्टर ए.क्यू. खान ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से बात की। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, वो डॉक्टर ए.क्यू. खान के पास आ गई। वहाँ पे नसीम हसन शाह साहब भी आ गए, तो नसीम हसन शाह साहब ने वही अपना माफ़ी और ज़मीर उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हमने दबाव में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी। ये वाक़या मुझे सुनाया था डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ने। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक डॉक्टर अब्दुल क़ादिर खान के करीबी साथियों में रहे हैं। वो डॉक्टर ए.क्यू. खान की मौत के बाद भी एक अरसे तक नज़रबंद रहे। आजकल उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है। वो कहते हैं कि मैं भी उस दौरान उस मुलाकात में मौजूद था। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने नसीम हसन शाह साहब की बात सुनी, उनकी आंखों से 2 बड़े बड़े आंसू टपके और उन्होंने कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। एक जज जो फांसी देने वालों में मौजूद था, उसने सारे का सारा मामला खोलकर सामने रख दिया कि किस तरह से उन पर दबाव था। बहरहाल देखते हैं काजी फैसल साहब, उनका बेंच इस मामले में क्या फ़ैसला करता है। लेकिन काजी फैसल साहब की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है कि उन्होंने केस अपने सामने रखा। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ने हमें ये वाक़या सुनाया था, इस पर तफसील से फिर कभी बात। उधर जस्टिस बाबर सत्तार साहब, वो भी बड़े जुर्रतमंदाना और दिलेराना फ़ैसले दे रहे हैं। उनकी तरफ से ऑडियो और वीडियो जिस तरह से बनाई जाती हैं, जिस तरह से रिकॉर्ड की जाती हैं, उनके सामने एक नया मामला है। ये लतीफ़ खान खोसा और बुशरा बीबी के माबैन होने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इस पर बाबर सत्तार साहब की तरफ से अदारों को भी तलब कर लिया गया है। तो यहाँ पे जिस तरह से अदारों को तलब किया जाता है और अदारे जो कुछ करते हैं वो सबके सामने है। यहाँ पे फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब को या फिर उनके जो बही खा हैं उनको इनकी नज़र उतार लेनी चाहिए। हमें पता है कि किस तरह से ऐसे फैसले देने वाले जस्टिस एजाजुल हसन साहब, अली अकबर मुज़ाहिर नकवी साहब और उसके अलावा पनामा केस का फ़ैसला देने वाले 5 के 5 जज साहिबान, और उसके बाद फिर फैसल अरब, साकिब निसार, उमर अताब बंदयाल, जसर गुलजार, उमर अताब बंदयाल, इनके बारे में क्या कुछ कहा जाता रहा है, क्या कुछ किया जाता रहा है, तो बाबर सत्तार साहब की नज़र उतार देनी चाहिए। आखिरी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 18 फरवरी को इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब
خم ٹھونک کر سامنے آ گئے ہیں. 17-18 درخواستیں موجود ہیں. بلوچستان کی ایک وکیل صاحبہ فاطمہ نظر وہ بھی الیکشن کمیشن میں جا چکی ہیں. تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے, کوئی نہ کوئی طاقت ہے. تو انتخابات پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھاگتے انتخابات کی لنگوٹی ہی صحیح چلیں, پھر بلدیاتی انتخابات وہ پہلے ہو جائیں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.